हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स के फैक्ट्स, जो कि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। और ये आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिपीटेटिव रहते हैं, मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके हमने पार्ट 5 कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो हमारे चैनल से जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये पार्ट हमारा 6 रहेगा। इससे पहले शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस बाई दिवाकर सर नाम से आपको प्ले स्टोर से जाके ऐप मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ एंड वीडियो सभी लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने कल देख लिया था। पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी जाती है, किसको दी जाती है? वो कार्बनिक खेती को दी जाती है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। वृद्धानुपात किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका उत्पादकता और जैव विविधता से संबंधित है। ये इसमें विरोधानुपात पाया जाता है। उत्पादकता अधिक और जैव विविधता कम होता है तो क्या होता है? इसमें व्यापारिक कृषि में ये कम होता है। ठीक है, घड़ियाल के लिए निर्धारण में व्यवधान उत्पन्न होता है। कहाँ से, कैसे व्यवधान उत्पन्न होता है? इसका तापमान अगर वृद्धि हो जाती है तो घड़ियाल के लिंग निर्धारण में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। डुमोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? वो है एक स्तनधारी है, मैमल है, छोटा जीव है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अन्यत्र संरक्षण पद्धति के अंतर्गत ये आता है आपका। चलिए और देखते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में सम्मिलित सूची है। ये किन के लिए है? ये आपका संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची इसमें जारी की जाती है, जो कि संकट में होते हैं या फिर जो विलुप्त प्राय जो प्रजाति होती है उनके लिए रेड डाटा बुक बनाई गई है। ठीक है, किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? कैसा प्रदूषण है ये नारंगी प्रदूषण? चीन ने जारी किया था। कब किया था? 2015 में। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है? तो वो है आपका चीन। ये फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो वो कौन सा देश है जिसको कार्बन नेगेटिव माना जाता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता है? तो ये आपका भूटान। अगस्त 2022 में भारत में यूनेस्को स्थलों की संख्या कितनी हुई है? वो हुई है आपकी 40। एक मिनट, देखिए हो सके इतना चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगस्त 2022 तक भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 64 हो चुकी थी। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ये आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों को प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो उसमें मापा जाता है किसको? शीशा तथा कार्बन कण को मापा जाता है। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? आपके कारखानों से होती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जलती है? वो क्लोरीन के कारण जलती है। ठीक है, फुफ्फुस धूमिलीयता से वे श्रमिक रोगी ग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं कहाँ पे? कोयला खनन उद्योग में। जो लोग कार्यरत करते हैं, यानी कि जो लोग कार्य करते हैं कोयला उद्योग में, उनमें क्या होता है? ये एक रोग हो जाता है फुफ्फुस धूमिलीयता। ये रोग होता है किन लोगों को? जो कोयला खनन में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? कार्बन टैक्स कौन लगाएगा? वो लगाएगा आपका न्यूजीलैंड। ये देश है, इसने सबसे पहले रखा है, पहला देश बन चुका है ये। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है उसका औद्योगिक बहिस्राव। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। क्या जलाने से प्राप्त होता है ये? या कोल या फिर कोयले जलाने से, यानी पत्थर के कोयले जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषक उत्पाद जो होता है वो प्राप्त होता है हमें। वायुमंडल में किसके उत्सर्जक से अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा किससे होती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से ये वायुमंडल में होती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा है
किसके है ये? स्टोन लेप्रोसी के। एरोसोल नामक कणकीय वायु प्रदूषक एक आकार कितना होता है? तो ये 1 से 10 माइक्रोन के बीच होता है। दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा दी जाती है? जो दम घोंटू गैस नाम दिया गया है वो कौन सी गैस को दिया गया है? ये दिया गया है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम दम घोंटू गैस भी बोला जाता है इसको। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों का सम्मिलित किया जाता है? तो वो कौन कौन सी गैस हो गई जिनको प्रकाश रासायनिक स्मॉग में सम्मिलित किया गया है? वो होगी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पेरोक्सिल एसिटाइल हो गया। इन गैसों को रखा गया किस में? प्रकाश रासायनिक स्मॉग में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। पार्थेनियम यानी गाजर घास होती है ये एक, कि परागकण से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है आपका चर्म रोग एवं दमा। इनसे किससे होता है? पार्थेनियम से। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो वो होते हैं आपके वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं लाइकेन्स। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफ़ी हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। एक ही रात में ये ऐसी त्रासदी आई थी। ठीक है। भारत में सीमा सहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1995 में। चलिए, प्रथम तथा द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? प्रथम और द्वितीय किसको माना जाता है वायु प्रदूषक? तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इनको सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक माना जाता है। ठीक है। क्रैकिंग गैस कौन सी है? उसको क्रैकिंग गैस किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस रिसाव का प्रभाव क्रमशः किस अंश में प्रदर्शित होता है? तो वो होता है कौन कौन सी गैस हो गई? वो आपकी CO2 हो गई, इसमें 55% होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, इसमें आपका 24% हो गया। CH हो गया आपका 15% एंड N2 हो गया आपका 6%। इनमें ये रिसाव देखने को मिलता है। ठीक है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है इसमें? बेंजीन मिलाया जाता है, टाल्यून मिलाया जाता है, जाइलिन मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए और देखते हैं। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो जो हरित डीजल होता है उसमें सल्फर की कितनी मात्रा होती है? वो होती है आपकी 0.001% मात्रा पाई जाती है। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो वो है आपका यूरो 4 मानक का ये डीजल हरित डीजल माना जाता है। एक माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणकीय प्रदूषण को वायुमंडल में फैलने से रोकने हेतु मुख्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा यंत्र है जिसको फैलने से रोका जाता है प्रदूषण को? तो वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आपका यंत्र है, नाम याद रखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम था, क्या नाम था? जब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बना था, इससे पहले भी इसका एक और नाम था, उसका नाम था आपका महासागर विकास मंत्रालय। ये इसका नाम था, जिसका चेंज होकर नाम हो गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है। चलिए और देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग कौन कौन से हो गए? तो इसमें आ जाएंगे आपके समुद्र विज्ञान आ जाएगा, प्रौद्योगिकी विभाग आ जाएगा तथा इसमें भारत मौसम विभाग आ जाएगा। इसमें ये तीनों आ जाते हैं, समुद्र विभाग हो गया एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत मौसम विभाग, ये किस में आ जाएंगे? पृथ्वी विज्ञान विभाग में आ जाएंगे। ठीक है। DPDO डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग प्रमोशन, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। से चालू है जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने के प्रयोजन में मदद करता है। ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका 1990 से 91 में ये शुरू हुआ था। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ये कोलेरू आर्द्र भूमि सुधारीकरण परियोजना है। जो आपके दलदली भूमि है ना, उनके सुधारीकरण के लिए जो परियोजना चलाई गई है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन कोलेरू। ठीक है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो कौन सा कदम है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो वो है आपका वनारोपण। वन लगाइए, इससे जीवन यापन अच्छा रहेगा। तो आप भी लगाएं, एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। ठीक है। चलिए और देखते हैं।
तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अध्ययन होता है, किसके द्वारा ये होता है? संपूर्ण वर्ष में होता है, ये पूरे वर्ष का तुलना मूल्यांकन किया जाता है। मृदुमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मृदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी है आपकी तमिलनाडु में है। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था, कब किया था इसका गठन? 1980 में इसका गठन किया था। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्ययन कौन है? तो वो है आपका सुनीता नारायण। ठीक है, बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु जो बाघ हैं उनका सुरक्षित है कि नहीं है, वो किस तरह से जीवन यापन करेंगे, या फिर उनको जो और बाघ की रक्षा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए जो गठन हुआ है उसकी अध्यक्ष बनी है सुनीता नारायण। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी 1991 से 1992 में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। इन लोगों को दिया जाता है क्या? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, चलिए और देखते हैं। कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? किसको मनाता है? अंतिम शनिवार को देश कौन सा है? फ्रांस मनाता क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है, वो कौन सी है सबसे ज़्यादा? वो होगी आपकी मीथेन। किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में ये अधिक हानिकारक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हानिकारक है ये। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, वो कौन सा है आपका? खेजरी। खेजरी एक प्रकार का वृक्ष है जो कि कम पानी में पाया जाता है, इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा राजस्थान में, ये फेमस है राजस्थान का वृक्ष। ठीक है, किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है किसको? रिचर्ड सेंट बॉरबेकर को कहा जाता है वृक्ष मानव। ठीक है, कौन सी हरित गैस नहीं है? तो ये हो गई आपकी नाइट्रोजन। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, वो कौन हो गए आपके? आर्सेनिक। अम्ल वर्षा से कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी में से कौन से देश क्षतिग्रस्त होते हैं? तो वो हो गए अम्ल वर्षा जहाँ पे होती है, ये 4 देश हो गए, 4 तो दिए गए हैं, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्षति होती है तो वो कौन कौन से देश हो गए? वो हो गए आपके कनाडा तथा नॉर्वे। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। निम्नलिखित उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं, किस किस से होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से तथा सल्फर के ऑक्साइड से। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? ऐसा होता है जैसे ये कोई आपकी पहाड़ी हो गई, लेकिन इसको काट कर क्या हो जाता है? कृषि की जाती है। ठीक है, ऐसे ये कृषि हो गई, तो ये इस कृषि का नाम क्या है? इस कृषि का नाम हो गया आपका समोच्च रेखीय कृषि हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से समृद्ध है, वो कौन सा है आपका? ISO 14000-14000 हो जाएगा। गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंधित ये हो जाएगा आपका ISO 9000। क्योटो उपसंधि लागू हुई थी, उपसंधि कब लागू हुई थी इसकी? 2005 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं, वो कौन करते हैं? ये करते हैं आपके प्रधानमंत्री। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? तो वो कौन है? डेनिस मेडोज ने कहा था 1971 में। किस प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है? तो वो है आपका प्रौद्योगिकी मानव, इसने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाया है। पर्यावरण प्रबंधन में किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो उद्देश्य है आपका अल्पकालिक उद्देश्य। पर्यावरण की गुणवत्ता व्यक्तिनिष्ठ होता है तथा समर्थनिष्ठ होता है, ये तो इसमें होता है आपका व्यक्तिनिष्ठ, आंसर हो जाएगा।
पर्यावरण प्रबंधन की योजना के स्तरीकरण में किन सिद्धांतों पर यथेष्ट ध्यान अपेक्षित है? तो वो है आपका किस किस पर? पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर। किस पर? जो पारिस्थितिकी सिद्धांत हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान अपेक्षित होता है। पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले देश में प्रारंभ हुआ था, वो कौन सा देश था? वो था आपका USA। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।